हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज है पी ब्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए आ जाइए, इस पे बात करेंगे आगे की। सब लोग आ जाइए क्लास में और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छा पिछली क्लास में होमवर्क देना मिस कर दिया था मैंने, है ना? होमवर्क देना मिस कर दिया था, तो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपके मॉड्यूल में जो बोरोन के जो केमिस्ट्री जो पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो मॉड्यूल के अंदर जो दे रखा है, उसी में से मैंने क्वेश्चंस लिए, तो आप ये क्वेश्चंस कर लेना। ये होमवर्क में मैंने डाल दिए। ठीक है, पेज नंबर आई थिंक वो भी मैं देख लेता हूँ कौन से पेज पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने स्लाइड में डाल दिए हैं, बट किसी को अगर पेज नंबर पता लगाना है तो पेज नंबर है बेटा 216। पेज नंबर 217, सॉरी, पेज नंबर 217 पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पेज नंबर 217 पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको स्लाइड में दिए हैं वही आपको करने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इस चैप्टर के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिश्रित प्रश्न है। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब रासायनिक क्रियाएं भी दे रखी हैं, यौगिकों के बारे में भी क्वेश्चन है, तो हमें वही करने जो कि सिलेबस के अंदर है। तो सिलेबस के अंदर क्या क्या पार्ट है उसी से मैंने क्वेश्चंस निकाले, वो आपको ही करने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो पिछली क्लास में थोड़ा जल्दबाजी के कारण हम होमवर्क नहीं दे पाए थे, लेकिन आज मैं होमवर्क लाया हूं, तो आप इसको। सर जी, कार्बाइड एंड सिलिकेट्स हट गया है? हाँ बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल हट गया है ना। चलिए शुरू करें अब। और आपका टेस्ट पेपर बन गया है, आपका माइनर जो है उसके क्वेश्चंस तैयार ऑलमोस्ट हो चुके हैं। माइनर नहीं, अभी जो पहला टेस्ट होने वाला आपका संडे को। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कर लेना, है ना। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो उसमें मिल जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मेरा पेपर जो होगा बेटा वो बिल्कुल नीट को सिंक करेगा। नीट का पेपर जो होता है ना, उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे ठीक उसी लेवल के क्वेश्चन आपको उस पेपर में मिलने वाले हैं। तो आप ये बात तो समझ जाइए कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, या आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, दोनों शर्तें होनी चाहिए ना। शर्तें दोनों लागू होनी चाहिए, केवल आपकी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। आपको जो पढ़ाया गया है मोल कॉन्सेप्ट, क्या उसमें उस लेवल की प्रैक्टिस कराई गई है, या उस लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं कि हम नीट के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें। तो वो आपको संडे को मालूम चल जाएगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि हमारा नीट में क्वेश्चंस हो जाए। तो कई लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते हैं, उसका कारण एक ही बेटा कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो दोनों बातें, क्या आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करवाई गई है और आपने उस लेवल की प्रैक्टिस की है या नहीं की है, वो भी देख लेंगे हम। और दूसरा, आपको उसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, और तीसरा मैंने बायोमोलिक्यूल दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ा है तो आपको आइडिया है ही कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस, आपको किस तरह की थ्योरी पढ़नी। जो मैंने पढ़ाया बस आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, उसमें आप देख लेंगे कि जो पेपर का लेवल है बिल्कुल नीट को सिंक करेगा। नीट में जिस लेवल का पेपर आता है बिल्कुल आपको वैसा ही पेपर मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आपको लेवल पता चलेगा कि आपने पहले समय बर्बाद किया है या आपने जो पहले पढ़ाई की है वो अच्छी की, वो आपको संडे को मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अच्छा है ना, सच्चाई हमको जल्दी पता चल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, पॉइंट लिखिए अब अगला। लिखिए CCl4 एक इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक है।
CCl4 एक इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध का मतलब होता है जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो 8 से कम ना ही 8 से ज्यादा। केंद्रीय परमाणु के पास यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ना तो 8 से कम ना 8 से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक। चलिए तो देखते हैं हम क्या CCl4 इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक है या नहीं। तो CCl4 के अंदर आप देखेंगे कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन से बंध बना रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है तो यहां ध्यान से देखिए, कार्बन के पास 2 2 2 2 टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि आप देख सकते हैं कार्बन के पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो 8 से कम है ना 8 से ज्यादा है। इसलिए कार्बन को हम बोलते हैं कार्बन परिशुद्ध यौगिक, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि क्या इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है, क्योंकि इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए ये लुईस अम्ल की भांति भी कार्य नहीं करेगा, और ना ही इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन समृद्ध, ये भी नहीं है। तो ये लुईस क्षार की तरह भी कार्य नहीं करेगा। ध्यान रखना, CCl4 ना तो लुईस अम्ल है ना लुईस क्षार है, क्योंकि इसके पास ना तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है ना ही 8 से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब कि 8 से कम, और इलेक्ट्रॉन समृद्ध मतलब कि 8 से ज्यादा। ना तो कम है ना ज्यादा है, मतलब कि ना तो ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करेगा ना ये लुईस क्षार की भांति कार्य करेगा। हाँ भैया, आज मेरा बर्थडे है सर, आशीर्वाद दे दो। हाँ भैया, आपका बर्थडे है तो आपको आशीर्वाद दे दिया है। आप आराम से पढ़ाई करिए बढ़िया से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहां पे। चलिए, तो अब आगे की बात करें। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध के बारे में चर्चा। अब आगे की बात करते हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए आप। कार्बन अपनी सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं कर सकता, किंतु इस वर्ग के अन्य सदस्य चार से अधिक सहसंयोजकता दिखाते हैं। कारण रिक्त 3D कक्षक का उपलब्ध होना। ठीक है, रिक्त 3D कक्षक का उपलब्ध होना। लिखिए इसको। चलिए, कार्बन अपनी सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं कर सकता, किंतु इस वर्ग के अन्य सदस्य 4 से अधिक सहसंयोजकता दिखाते हैं। इसका कारण क्या है? रिक्त 3D कक्षक का उपलब्ध होना। ठीक है, चलिए
तो कार्बन की बात करते हैं, बताइए कार्बन जो है उसके पास बाहरी कक्षक का विन्यास क्या है, हीलियम 2s2 2p2, मतलब कि कार्बन के पास कितने कक्षक उपलब्ध हैं बंध बनाने के लिए, 1 2 3 4, 4 कक्षक बंध बनाने के लिए उपयोग है, उपलब्ध है। लेकिन बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के अंदर 3s2 3p2 और आगे 3d भी उपलब्ध है, मतलब कि सिलिकॉन के पास 3s के कक्षक तो हैं ही और 3p के भी 3 कक्षक हैं, साथ ही साथ 3d के रिक्त कक्षक भी हैं, 2 3 4 5। तो क्योंकि कार्बन जो है उसके पास 1 और 3 4 कक्षक ही हैं, 4 कक्षक ही हैं जिसको वो बंध निर्माण में उपयोग में ले सकता है। लेकिन सिलिकॉन और नीचे के जितने भी तत्व हैं उनके पास S और P के 3 और टोटल 4 तो होते ही होते हैं, रिक्त 3D कक्षक भी होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हेलो हेलो, आ रही है वॉइस प्रॉब्लम? हेलो, कैसी वॉइस क्लियर है? वॉइस सही आ रही है अब आपको? सही आ रही है, ठीक है। वॉइस सही आ रही है? अच्छा, कर आ रही है, हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या वॉइस क्लियर है? अब मैंने माइक चेंज किया है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर ली, अभी भी हो रही है। अच्छा, बुला दीजिए इनको एक बार, मुझे लगता है यहाँ से गड़बड़ है। अभी सही आ रही है? सही है सर, ओके क्लियर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, ठीक है ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, कार्बन के अलावा थ्री नहीं आएगा। 3D आएगा ना, इसमें रिक्त होते ना 3D। सर प्रॉब्लम है? अच्छा प्रॉब्लम है, 3D नहीं आएगा। 3D क्यों नहीं आएगा? 3D आएगा ना इसमें, इसमें रिक्त 3D नहीं होता है क्या? है? अरे लिथल रेडियोएंट, भैया क्या नाम लिखा है तुमने? सिलिकॉन में क्या रिक्त 3D नहीं होता है? क्या सिलिकॉन के अंदर रिक्त 3D नहीं होता है? आप मुझे बताइए। 3s होता है, 3p होता है, क्या 3D रिक्त नहीं होता है? ये बताइए। रिक्त होता है ना, तो अगर रिक्त होता है तो अच्छी बात है ना, उपयोग में आएगा। ठीक है, अब लिखो कार्बन के अलावा, अगला लिखो, कार्बन के अलावा अन्य सदस्यों के हैलाइड, कार्बन के अलावा अन्य सदस्यों के हैलाइड। माइक गड़बड़ कर रहा है? अच्छा अच्छा, माइक गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ वेट करिए आप। अभी सही कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अब बताइए, अब सही है? टीले पे आ जाओ टीले पे आ जाओ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। चलिए
सही है। अब अगला लिखो, कार्बन के अलावा अन्य सदस्यों के हैलाइड जल अपघटन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें रिक्त 3D कक्षक उपस्थित होता है। ये लिखिए, लिखो। ठीक है, देखो कार्बन जो बेटा जल अपघटन प्रदर्शित नहीं करता है, कार्बन जो है वो जल अपघटन प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन कार्बन का हैलाइड जल अपघटन प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन इस वर्ग के अन्य हैलाइड जो होते हैं वो जल अपघटन प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, चलो समझते हैं, आ जाओ। देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन में CCl Cl Cl, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या कार्बन के पास रिक्त कक्षक है? फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, क्या कार्बन के पास रिक्त कक्षक है या नहीं है? क्या कार्बन के पास रिक्त कक्षक है? नहीं है। अगर कार्बन के पास रिक्त कक्षक नहीं है तो क्या लोन पेयर, एकाक युग्म, इसके रिक्त कक्षक में अपना दान कर पाएगा? क्या रिक्त कक्षक में एकाक युग्म पानी अपना दान कर पाएगा? नहीं दान कर पाएगा। और अगर ये रिक्त कक्षक नहीं है तो पानी अपना एकाक युग्म दान नहीं कर पाएगा, और अगर दान नहीं कर पाएगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन इसी के स्थान पर यदि मैं SiCl4 लिखूं, क्या लिखूं? SiCl4, तो यहां पर पानी क्या करता है? पानी सिलिकॉन का जो रिक्त कक्षक होता है, रिक्त 3D कक्षक होता है, उस रिक्त 3D कक्षक में अपने एकाक युग्म का दान करता है। और जैसे ही अपने एकाक युग्म का दान करेगा तो क्या बनेगा? तो ये सिलिकॉन, ये क्लोरीन, यहां पे आ जाएगा OH2+ पानी, ये आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और फिर अगले पद में होगा यहां से H और यहां से एक Cl, ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? SiClOH Cl। क्योंकि पानी ने अपना एकाक युग्म दान किया है इसीलिए सिलिकॉन पर आ जाएगा माइनस, इस तरह से। समझ में आया? तो ध्यान रखना, अगर सिलिकॉन के पास रिक्त कक्षक है तो पानी अपने एकाक युग्म इसमें दान करेगा और दान करने से मध्यवर्ती बनेगा अगले पद में यहां से HC निकलेगा, ये आ जाएगा OH। तो इस तरह से आप जल अपघटन कर सकते हो। एक बार फिर से आप पानी की क्रिया कराओगे पानी की क्रिया, फिर से H और Cl निकलेगा HCl के रूप में, तो फिर से Cl की जगह कौन आ जाएगा? फिर से Cl की जगह आ जाएगा OH, एक और OH आ गया। फिर से आप पानी की अभिक्रिया कराओगे, इसके रिक्त कक्षक में पानी जाएगा, एक बार फिर से H और Cl निकलेगा, तो अब कितने OH आ जाएंगे? 2 तो पहले से थे, अब एक और OH आ जाएगा, एक Cl रह जाएगा। एक बार फिर आप पानी से क्रिया कराओगे, एक बार फिर से Cl निकलेगा HCl के रूप में, अब कितने OH आ जाएंगे? 4 OH आ जाएंगे। मतलब कि सिलिकॉन पर जितने भी Cl लगे हुए थे वो एक एक करके बाहर निकल जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिलिकॉन के पास रिक्त कक्षक हैं। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? क्योंकि सिलिकॉन में रिक्त 3D कक्षक है। यहां पे कौन सा कक्षक है? रिक्त 3D कक्षक। क्योंकि सिलिकॉन में रिक्त 3D कक्षक है इसलिए ये अपने लोन पेयर देगा, पानी के पास प्लस हो जाएगा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दिए इसलिए सिलिकॉन पे माइनस आ जाएगा। यहां से HCl निकलेगा, ये HCl निकल गया तो यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे Cl आ जाएगा। फिर एक बार फिर पानी आक्रमण करेगा, Cl फिर निकलेगा तो यहां पर एक Cl की जगह OH आ जाएगा। फिर एक बार फिर पानी आक्रमण करेगा, फिर HCl निकलेगा
तो 2 OH आ जाएंगे, फिर पानी आक्रमण करेगा, फिर HCl निकलेगा, फिर 3 OH आ जाएंगे, फिर पानी आक्रमण करेगा, फिर HCl निकलेगा, 4 OH आ जाएंगे। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? जल्दी से बता दो सर 4 OH अनस्टेबल नहीं होंगे क्या? हाँ बिल्कुल 4 OH अनस्टेबल होंगे, लेकिन ध्यान रखना 4 OH अगर अनस्टेबल हो भी गए तो फिर से अभिक्रिया पीछे की तरफ नहीं आएगी। इसके अनस्टेबल होने के कारण इसमें से पानी निकलेगा, और अगर पानी निकलेगा तो फिर कुछ और बनेगा, मतलब कि यहां तक तो होगी ही होगी अभिक्रिया। इसका मतलब यहां तक तो अभिक्रिया होगी ही होगी, चाहे 4 OH स्थायी हो चाहे 4 OH अस्थायी हो, यहां तक तो अभिक्रिया होगी होगी। और अगर ये अस्थायी हुआ भी तो भी इससे आगे अभिक्रिया से पानी निकलेगा और कुछ और बनेगा, मतलब कि ये तो बनेगा ही बनेगा, अपघटन तो होगा ही होगा, क्योंकि रिक्त कक्षक उपस्थित है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर? नेगेटिव कहां गया सर? अरे नालायको, अरे नालायको, अरे नालायको, जब यहां से Cl निकलेगा तो एकाक युग्म को लेकर के निकलेगा, यहां बंद युग्म को लेकर के निकलेगा। जैसे Cl यहां से बंद युग्म को लेकर के निकलेगा तो Cl माइनस के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? Cl माइनस के रूप में निकलेगा। और अगर Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो यहां वाला जो माइनस था वो Cl के साथ माइनस के रूप में चला गया, तो सिलिकॉन पर माइनस कैसे आएगा मेरे भाई? अगर सिलिकॉन पर जो माइनस है, क्लोरीन अगर यहां पर बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, Cl माइनस के रूप में अगर क्लोरीन निकलेगा, अगर क्लोरीन Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो सिलिकॉन पर माइनस कैसे आएगा? वो तो माइनस हट जाएगा। और पानी में अगर H+ निकलेगा तो जो यहां पे प्लस था वो H+ निकलने के कारण गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर कार्बन में 2p खाली है। अरे मेरे लाला, अरे मेरे लाला, 2p खाली कहां है बेटा? कहां 2p खाली है? लगता है तूने रासायनिक बंध अच्छे से पढ़ा नहीं है, या तो तूने अच्छे से नहीं पढ़ा है या तुझे तेरे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। जो भी पहले था उसने हो सकता है शायद अच्छे से नहीं पढ़ाया हो, या फिर हो सकता है तूने अच्छे से नहीं पढ़ा हो। कार्बन में विन्यास होता है हीलियम 2s2 2p2। देखो यार दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो टीचर ने नहीं पढ़ाया ढंग से, और अगर वो हो चुका है तो आपने ढंग से नहीं पढ़ाया। 2s2 2p2, आप मुझे बताओ यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक खाली है। अब आप मुझे बताओ कार्बन को कितने बंध बनाने? कार्बन को बनाने 4 बंध। कार्बन 4 बंध बनाएगा, 1 2 3 और 4। अगर कार्बन को 4 बंध बनाने हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन करेगा उत्तेजन। क्या करेगा? उत्तेजन। जैसे ये उत्तेजन करेगा तो ये कार्बन स्टार वाला बन जाएगा, उत्तेजित कार्बन बन जाएगा। हीलियम यहां पे आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कहां खाली है? कहां खाली बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो बताओ पी कहां खाली है? कहां खाली है पी? बताओ कहां खाली है? सर पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया ये तो संडे को पता चलेगा बेटा, जब तुझसे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, नीट लेवल में मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर बनेंगे तो पढ़ाया है, और वो अगर ना बने तो समझ जाना कहीं ना कहीं कमी जरूर है। तो अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ये तो समय बताएगा। ये तो क्या कौन बताएगा? समय बताएगा। तो समय इतना बलवान है जो अच्छों की पोल खोल सकता है। समय इतना बलवान है जो अच्छों की पोल खोल सकता है। तो पोल खुल सकती है कभी भी, इसीलिए ये तो समय बताएगा कि अच्छे से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। संडे को टेस्ट होना है, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर आना है,
उसके किस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास में प्रैक्टिस की हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होंगी तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर आपको उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर नहीं करवाई होगी तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो समय बहुत बलवान है। कौन बलवान है? समय बहुत बलवान है। तो एक इंसान आपसे एक दिन चुपड़ी चुपड़ी बातें कर सकता है और आपको बेवकूफ बना सकता है, 2 दिन कर सकता है, 4 दिन कर सकता है, और YouTube पर भी आपको चुपड़ी चुपड़ी बातें करके बेवकूफ बना सकता है। लेकिन वक्त ऐसा है बेटा, वक्त में इतनी शक्ति होती है कि चिकनी चुपड़ी बातें जो होती हैं वो समय आने पर उजागर हो जाती हैं। झूठ कब तक छुपा रहेगा? सत्य का सामना तो इंसान को करना ही पड़ेगा। YouTube पर ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने से काम नहीं चलता। नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और नीट में जब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं तो पेन चलाना पड़ता है, और पेन तो तब चलाओगे ना जब उस लेवल का क्वेश्चन किया होगा। और उस लेवल का क्वेश्चन कौन सा है वो हमें पता चलेगा, समय आने पर उस लेवल के क्वेश्चन के बारे में भी पता चलेगा। ये नोट करिए, ठीक है। तो समय अच्छों की पोल खोल देता है बेटा, ठीक है। हम किसी बच्चे को 1 दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ इंसाफ हुआ है या हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये समय बताएगा बेटा, है ना। ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, अभी आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। एक समय जरूर आएगा जब इस बात को आप समझेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये समय बताएगा आपको। इसलिए मैं अब कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को तो किसी से प्रॉब्लम है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन समय सब कुछ बता देगा बेटा, ठीक है। समय सब कुछ बताएगा। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए, अगला लिखिए यहां पर। फर्स्ट, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अच्छा, आपकी फिजिक्स कैसी चल रही है बताओ? आपकी फिजिक्स कैसी चल रही है ये बताओ। फिजिक्स कैसी चल रही है? बेकार चल रही है, ठीक है। फिजिक्स पे ध्यान जरूर देना बेटा, है ना। फिजिक्स से हमारा ठीक है। आपको अभी जो नए टीचर पढ़ा रहे हैं उनका समझ में आ रहा है? जो अभी नए टीचर पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है ना उनका? नए सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा समय जो हो चलिए अब देखो, इस वर्ग के जो तत्व होंगे वो ऑक्सीजन से क्रिया करके या तो MO2 प्रकार के यौगिक बनाएंगे। जैसे मान लो उदाहरण, अगर कार्बन दे रखा है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाएंगे। ठीक है। सिलिकॉन अगर दे रखा है तो ये O2 से क्रिया करके SiO2 बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको टीचर समझ में आ गए? टीचर समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, ऐसा कब होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण पर। अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो ये बनेगा, और अगर अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, अगर अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो ये बनेगा। जैसे कि उदाहरण, कार्बन प्लस O2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। या सिलिकॉन दे रखा है
2SiO बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं अपूर्ण ऑक्सीकरण। हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होती है, अपूर्ण ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे लिखिए CO2, SiO2, GO2, SnO2 और PbO2, ये लिखिए। ठीक है, ये लिखिए, इस पे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भैया ये तीनों जो होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और ये नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। उभयधर्मी, ध्यान रखना यहां पे कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा, कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे पूरा ध्यान, यहां ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी जो नए टीचर आपको फिजिक्स के पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, 2 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं। वो करीबन 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अनुभव है उनको पढ़ाने का, बहुत अनुभव है। तो आप उनके अनुभव का पूरा फायदा लीजिए और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मतलब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। बस आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली चीजें बहुत फायदा करेंगी। ठीक है, चलिए एम्फोटेरिक, ये याद रखिएगा। ठीक है, एम्फोटेरिक। चलो अगला, नेक्स्ट। यहां पे और क्या पूछा जा सकता है? और यहां पर पूछा जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये प्रकृति में उदासीन है बेटा। उदासीन का मतलब होता है ना तो अम्ल से क्रिया करेगा और ना ही क्षार से क्रिया करेगा। उदासीन का मतलब जो ना तो अम्ल से क्रिया करे ना क्षार से क्रिया करे। फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम लिखेंगे एक क्वेश्चन। फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको और फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए वर्ग 14 का वह तत्व जिसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का है। आंसर बता दो। अरे हाँ भाई, रिवीजन करवा देंगे तुम। ऐसे इतने सारे कमेंट मत करो यार, इतने सारे कमेंट मत करो आप लोग। वर्ग 14 का वह तत्व जिसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय है। बताओ किसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय है? कार्बन का। वेरी गुड। कार्बन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों? क्या कारण है इसका? इसका कारण कोई बताएगा? कार्बन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय क्यों है? कोई बताएगा? क्योंकि आपको ये बता रखा है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। इसका मतलब अधातु का नेचर जितना ज्यादा अधात्विक होगा उसके ऑक्साइड का नेचर उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं का गुणधर्म घटता है। अगर अधातुओं का गुणधर्म घटेगा तो उनके ऑक्साइड का अम्लीय गुणधर्म भी कम होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? जो सबसे ज्यादा अधात्विक गुणधर्म वाला है कार्बन, उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। क्योंकि नीचे जाने पर अधातुओं के गुणधर्म में
कमी आती है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कार्बन सबसे ज्यादा अधातु है, उसका ऑक्साइड ही सबसे ज्यादा अम्लीय। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, वर्ग 14 का तत्व जो सामान्यतया +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्तित्व में होता है, बताओ। बताओ, वर्ग 14 का वह तत्व जो सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्तित्व में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। याद करो, मैंने कल बताया था, वर्ग में नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है और जिसके कारण नीचे जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +2 का स्थायित्व बढ़ेगा। तो लेड की ये प्रवृत्ति होती है कि वो +2 के अंदर ही ज्यादातर अस्तित्व में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, वर्ग 14 का तत्व या वर्ग 14 के तत्व, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो अर्धचालक का निर्माण करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। सिलिकॉन और जर्मेनियम, फटाफट लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सिलिकॉन जर्मेनियम आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो नंबर 2। पहला क्या था? ऑक्सीजन से क्रिया। नंबर 2, नंबर 2 लिखिए हैलोजन से क्रिया। देखो हैलोजन से क्रिया, ठीक है। ठीक है, चले अभी दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ये MX2 तथा MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कैसे हैलाइड बनाते हैं? MX2 और MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण, SiCl2, SiCl4, GeCl2, GCl4, PbCl2 एंड PbCl4। नोट करो, नोट कर लो, नोट करिए। चले फिर अगला लिखिए, फिर अगला लिखिए असंयोजी लक्षण। बताओ असंयोजी लक्षण किसमें ज्यादा होंगे? MX4 में असंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे या MX2 में असंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे? किसमें ज्यादा होंगे बताइए, फटाफट आंसर बता दीजिए। किसमें असंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे? MX4 में असंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, फजान के नियम से, फजान के नियम से सहसंयोजी लक्षण भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? नोट कर लो, नोट कर लो। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। और अगला एक क्वेश्चन लिखिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। PbI4 अस्तित्व में नहीं होता, क्यों? देखिए PbI4 अस्तित्व में नहीं होता, क्यों? कारण PbI4 अस्तित्व में नहीं होता, क्यों? कारण, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो आप पहले से जानते हैं,
हाँ लिखने दीजिए, लिखने दीजिए, ये लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, अरे लीजिए लीजिए यार, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए यार, सर लिखने तो दीजिए, अरे प्रभु मेरे, नाराज मत होइए यार, लिखिए, ठीक है, लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिल छोटा ना करें, दिल छोटा ना करें, ठीक है। लिख लीजिए। सर आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे क्या? उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। याद दिलाना लास्ट में जब लेक्चर हो जाए, फिर उसके बाद मतलब ये लेक्चर जब हो जाए उसके बाद लास्ट में याद दिलाना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या है वो बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। चलो तो देखो, एक तो आंसर आप पहले से जानते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण आपको पता है Pb+2 ज्यादा स्थायी है और Pb+4 कम स्थायी है। और यहां पे एक कारण और है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा कारण ये है बेटा, दूसरा कारण ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा यहां क्या है दूसरा कारण। बातें ना करें, दूसरा कारण क्या है सुनिए। आप मुझे बताओ लेड को कितने बंध बनाने हैं आयोडीन के साथ, बताओ, लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, लेड को आयोडीन के साथ कितने बंध बनाने, चलिए बताओ। 4 बंध बनाने। अगर लेड को आयोडीन के साथ 4 बंध बनाने हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए, 4। इसका मतलब 4 बंध बनाने के लिए यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब आएंगे मेरे भाई जब यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होगा तो यहां पे आ जाएंगे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आएंगे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलो समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए पहली बार तो उत्तेजन करना पड़ेगा, और उत्तेजन करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा वाले कक्ष से उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में उत्तेजित करना है तो ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा। तो समस्या यह है कि लेड और आयोडीन का बंध जब बनेगा, सुनना बेटा ध्यान से, तो समस्या यह है कि लेड और आयोडीन का जब बंध बनेगा तो बंध निर्माण में जो ऊर्जा निकलेगी, सुनना ध्यान से, लेड और आयोडीन का जो बंध बनेगा उस बंध निर्माण के दौरान जो ऊर्जा निकलेगी वो पर्याप्त नहीं है, वो इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि हम यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो यहां पर लेड और आयोडीन के बंध निर्माण से जो निकलती है ऊर्जा, उससे पूर्ण फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यहां पर कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा कि लेड तथा आयोडीन के बंध निर्माण में या बंध निर्माण से निकलने वाली ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं कि यह लेड के युग्मित इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कर सके। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं हुआ तो क्या 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तथा इस कारण
4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं हो पाते और इसीलिए PbI4 नहीं बनता। ये यहां तक की बात क्लियर है? 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 आगे बढ़ जाए। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लिथल, यार पहले तुम अपना नाम सही करो। ये लिथल रेडोइएंट जो भी तुम्हारा नाम है इतना खतरनाक है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। तो मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले तो मुझे तुम्हारा नाम बोलना पड़ता है। नाम मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूं। तुम अपना नाम चेंज करो, जो भी नाम है तुम्हारा, राजेश, महेश, सुरेश, गणेश, जो भी नाम है तुम्हारा, रखो तुम अपना नाम और फिर बात करो तुम। चलो, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब दे पाऊं। इसमें तुम्हारी भलाई है, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारी बात का जवाब दिया जा सके। ठीक है, मैं किसी को इग्नोर नहीं मारता। अगर किसी का क्वेश्चन अच्छा है तो जवाब जरूर मिलेगा बेटा। ठीक है, लिखो। चलो, ये हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला, चलो अगला लिखो। सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4 और लेड +4, इनके स्थायित्व का क्रम बताओ। चलो, स्थायित्व का क्रम क्या बताओ? स्थायित्व का क्रम क्या है बताओ? क्या है? आपको मैंने बताया है कि नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। मैंने आपको बता रखा है कि नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटेगा, लेड +4 कम बनेगा। और यही बात अगर +2 के लिए बोली जाए तो सिलिकॉन +2, जर्मेनियम +2, टिन +2 और लेड +2, अगर इनके स्थायित्व की बात की जाए तो क्रम ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। CCl4 का, अच्छा ये तो मैंने लिखवा दिया, CCl4 का जल अपघटन नहीं हो सकता, लेकिन SiCl4 का हो सकता है, ये तो बता दिया है ना, क्योंकि रिक्त कक्षक उपलब्ध है। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो। SiF6-2 संभव है, किंतु SiCl6-2 संभव नहीं है। क्यों? लिखो क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? SiF6-2 संभव नहीं है, किंतु SiCl6-2 संभव नहीं, अरे उल्टा लिख दिया, संभव है। हाँ, SiF6-2 संभव है, किंतु SiCl6-2 संभव नहीं है। तो क्यों? क्योंकि, अब लिखो, क्योंकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन की तुलना में अत्यंत बड़ा होता है। अतः क्लोरीन के लोन पेयर तथा सिलिकॉन के मध्य बनने वाले बंध मजबूत नहीं होते, इसीलिए
SiCl6-2 संभव नहीं। अब बेटा थोड़ा सोचो, अगर क्लोरीन अगर आ गया तो क्लोरीन का तो साइज बड़ा है। अब क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसके लोन पेयर अगर मान लो सिलिकॉन के साथ में अगर अंतःक्रिया करना चाहे या मान लो वहां पे बंध बनाना चाहे तो साइज बड़ा है। साइज बड़ा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो बंध बनने की जगह बन ही नहीं पाएंगे, और बन ही नहीं पाएंगे तो भैया SiCl6-2 संभव नहीं हो पाएगा। नोट कर लो बेटा। अगला लिखेंगे जल के साथ क्रिया। हो गया ये, आगे बढ़ जाए। अब अगला लिखो जल के साथ क्रिया। लिख लिया ना, आगे बढ़ जाऊं, पेज पलट दूं। लिखो नंबर 3 जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया, ठीक है। जल के साथ क्रिया में लिखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ध्यान रखना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तो जल से क्रिया ही नहीं करते। ये तीनों तो जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन जो टीन होता है ये जल से उच्च ताप पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है, उच्च ताप पर। और क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा SnO2 कैसीटेराइड। क्या बोलते हैं इसको, कैसीटेराइड प्लस H2 ये बनाएगा। और लेड जो होता है इस पर ऑक्साइड की परत होती है, अतः अक्रिय होता है। नोट कर लो बेटा, ऑक्साइड की परत होती है इसलिए ये अक्रिय होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। हेलोजन हो गया, पानी हो गया। अब हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। अच्छा, और किस पर ऑक्साइड की परत होती है, कोई बताएगा मुझे। कल मैंने एक और पॉइंट बताया था, एक और कोई तत्व है जिस पर ऑक्साइड की परत होती है इसलिए वो क्रिया में भाग नहीं लेता। एल्यूमिनियम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एल्यूमिनियम का भी ऐसा ही कुछ हालचाल है, एल्यूमिनियम का भी ऐसा ही कुछ हालचाल है। तो एक काम करो, याद रखने के लिए आप ब्रैकेट में एल्यूमिनियम की तरह ऐसा लिख लो। एल्यूमिनियम पे भी होता है तो यहां पे भी होता है, लिख लो। चलिए अब लिखिए अगला पॉइंट, हो गया ना ये। अब अगला पॉइंट लिखिए कार्बन का असंगत व्यवहार। लिखो देखो कार्बन का असंगत व्यवहार। देखो कार्बन जो होता है ना वो अपने वर्ग के दूसरे तत्वों की तुलना में भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो लिखना है यहां पे कार्बन अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न व्यवहार दिखाता है। क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होता है, बी कार्बन की विद्युत ऋणता अन्य से अधिक होती है, सी कार्बन का आकार छोटा है, कार्बन की विद्युत ऋणता अन्य से अधिक है, कार्बन की आयनन ऊर्जा अन्य से अधिक है, और डी कार्बन में रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध है। सबसे इंपॉर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट डी वाला जो है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन में रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध होते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। अब क्योंकि कार्बन में ये गुणधर्म जो है वो दूसरे तत्वों से अलग है, इसलिए अब इसके परिणाम क्या होंगे, चलो इस असंगत व्यवहार के इस असंगत व्यवहार के परिणाम क्या क्या होंगे। तो अगला लिखो, इससे होने वाले परिणाम लिखो, असंगत व्यवहार के परिणाम लिखो, असंगत व्यवहार के परिणाम लिखो। तो इसका परिणाम पहला तो आप ऑलरेडी जानते हो, क्या, क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध है, इसलिए कार्बन की सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती, 4 से अधिक नहीं होती, जबकि अन्य की होती है, जबकि अन्य जितने भी हैं उनकी 4 से ज्यादा होती है। ये परिणाम है, क्योंकि यहां पर रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध है, इसलिए 4 से ज्यादा सहसंयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। लिख लो, दूसरा लिखो, दूसरा भी आप जानते हो, दूसरा भी आप जानते हो, क्योंकि इसका आकार छोटा है। देखो क्या लिखा है, आकार छोटा, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, अतः कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सुना होगा। अतः यह अपने तथा दूसरे परमाणुओं के साथ क्या बनाता है, पाई बंध बना सकता है। ये नोट करो, पाई बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, लिखो, लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखे, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, जिसे जिसे श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। जिसे श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कार्बन अपने तथा अन्य तत्वों के कार्बन अपने ही दूसरे परमाणु के साथ बंध बना करके लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, जिसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। कारण क्या है इसका, कारण यह है क्योंकि कार्बन, इसका कारण है विद्युत ऋणता का अधिक होना। तो कारण क्या है, ईएन का ज्यादा होना तथा अत्यधिक बंध ऊर्जा होना, अत्यधिक बंध ऊर्जा होना। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटेगी तो श्रृंखलन का गुण भी घटेगा। इसका मतलब नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में कम होती है, अतः श्रृंखलन की प्रवृत्ति भी कम होती है, कम होती है। नोट कर लो भैया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन से कम श्रृंखलन करेगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम और टीन जो वो लगभग लगभग समान करते हैं, और जो लेड होता है
ये तो श्रृंखलन प्रदर्शित ही नहीं करता, नोट कर लो। पता है क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर अधात्विक लक्षण नहीं है, इसके अंदर धात्विक लक्षण आ गए हैं। धातुएं कभी भी श्रृंखलन का गुणधर्म नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसके पास धात्विक लक्षण आ चुके हैं। कौन से लक्षण आ चुके हैं? बहुत ज्यादा धात्विक लक्षण आ चुके हैं, ज्यादा धात्विक लक्षण। इसके पास धात्विक लक्षण इतने ज्यादा है कि अब ये श्रृंखलन दिखाएगा नहीं। श्रृंखलन दिखाने के लिए कम से कम अधातु वाला लक्षण तो होना ही चाहिए, इसलिए श्रृंखलन प्रदर्शित ही नहीं करेगा। नोट कर लो भैया, नोट कर लो। और पांचवा पॉइंट लिखना, पांचवा पॉइंट लिखना, यहां पे पांचवा पॉइंट लिखना, बैक स्लाइड। अच्छा अच्छा, पीछे करें, चलो ये लो भैया, ये लीजिए, लिखिए लिखिए, पीछे कर दिया, लिखिए। अब लिखेंगे पांचवा पॉइंट। सर पी पाई बंद बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? क्यों? केमिकल बॉन्डिंग में पी पाई नहीं पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा है? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा दें। मेरे क्या, मैं तो स्पीड से ही बढ़ा रहा हूं, आप ही मुझे बार बार रोक रहे हो। सर पीछे की स्लाइड, पीछे की स्लाइड, पीछे। 3 बार तो आपने बोल दिया सर पीछे की स्लाइड, पीछे की स्लाइड। आप ही तो बोल रहे हो हैं। चलो अगला पॉइंट लिखो, पांचवा लिखो। श्रृंखलन के गुण तथा पी पाई बंध बनाने के कारण यह अपर रूपता प्रदर्शित करता है। देखो अपर रूपता का भी पॉइंट आ गया। अपर रूपता क्यों प्रदर्शित कर रहा है? अपर रूपता प्रदर्शित करने का कारण है क्योंकि ये श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है और पी पाई बंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ठीक है। सर आपकी और हमारी स्पीड मैच नहीं हो पा रही, ठीक है मैं रुक जाता हूं, स्पीड मैच कर लो, स्पीड मैच कर लो, मैं रुक जाता हूं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो काम चलेगा नहीं, स्पीड तो मैच करनी पड़ेगी। खुशी जैन ने बोल दिया है। अब कोई ये मत बोलना कि सर आप तो लड़कियों पे ही ध्यान देते हो। अरे भैया मैंने नाम बाद में पढ़ा है और पहले कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। तो कमेंट मैंने पहले पढ़ लिया तो मैंने कमेंट बोल दिया, बाद में मुझे ध्यान आया कि किस बच्चे ने बोला, अच्छा खुशी जैन ने बोला। तो ऐसा ना सोचना, ठीक है। हाँ ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना करना मुझ पे कभी, ठीक है। तो लिखो, आगे बढ़ जाए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब थोड़ा बताते पी पाई बॉन्ड क्या है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, पी पाई बॉन्ड क्या है, इधर देखो, इधर देखो, पी पाई बॉन्ड बता रहे हैं। इधर इधर देखो, इधर देखो। आप मुझे बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा है। अरे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे एक सिग्मा है तो दूसरा बंध कौन सा? पाई। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है तो दूसरा क्या? पाई। अरे है या नहीं? जल्दी बताओ, ताकि आज ग्रुप 14 कंप्लीट, आज ग्रुप 14 हो जाएगा, कल ग्रुप 15 आ जाएगा। समझ रहे हो, बढ़िया स्पीड चल रही है हमारी। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है तो दूसरा क्या होगा? पाई होगा। अरे पाई होगा। और आप मुझे बताओ पाई बंध का निर्माण किससे होगा? या तो पी कक्षक से होगा या डी कक्षक से होगा। कार्बन के पास डी कक्षक तो है नहीं, इसका मतलब कार्बन के पास पी कक्षकों के बीच
पाई बंध का निर्माण होगा और इसी पी कक्षों के बीच जो पाई बंध बन रहा है इसको बोलते हैं पी पाई। समझ में आ गया? क्लियर है बात? क्योंकि कार्बन के पास डी तो है नहीं, डी वाला भी पाई बनाता है। ध्यान रखना, डी से भी पाई बन सकता है, लेकिन समस्या क्या है, कार्बन के पास डी तो है नहीं, तो या तो पी वाला पाई बनाएगा या डी वाला पाई बनाएगा, लेकिन कार्बन के पास डी तो है नहीं। कौन सा है? पी है, तो पी पी के बीच में पाई बन जाएगा, तो पी पाई हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। और फिर हेडिंग लिखेंगे। अब आ चुका है अगला टॉपिक, क्योंकि अब हमने अपर रूपता कौन प्रदर्शित करता है ये बता दिया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? अपर रूपता, कार्बन के अपर रूप। क्या होगा? कार्बन के अपर रूप, क्योंकि अपर रूपता कौन प्रदर्शित करता है वो हमने बता दिया। तो इसका मतलब अब हम लिखेंगे कार्बन के अपर रूप। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कार्बन के अपर रूप। इसका मतलब कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है और कार्बन में पी पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति है, इसीलिए कार्बन क्या बना सकता है? अपर रूप बना सकता है। अब पहला क्या है? यहां पे पहला अपर रूप है बेटा डायमंड, दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट और तीसरा अपर रूप है फुलरेन। ये तीनों पढ़ने हैं और इसमें भी फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप डायमंड। इसमें भी फर्स्ट लिख लो आप बेटा डायमंड। लिखिए डायमंड लिखिए। सर अपर रूपता समझ में नहीं आया। देखो अपर रूपता का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, ठीक है। स्वाति ने पूछा है कि सर फिर लड़की का नाम, सर फिर लड़की का नाम बोल रहे हो आप? अरे भैया मैं नाम बाद में पढ़ा है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा अपर, ठीक है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ठीक है। देखो अपर रूपता का मतलब क्या है मैं बताता हूं बेटा। देखो बेटा अपर रूपता का मतलब है एक ही तत्व के अलग अलग ऐसे रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। क्या बोला मैंने? कार्बन ग्रेफाइट। अब मैंने आपसे क्या बात बोली कि एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्या होती है? भिन्नता। जैसे कि एक तो है कार्बन डायमंड और एक है कार्बन ग्रेफाइट। अगर आप मुझे बोलेंगे दोनों के स्थायित्व में क्या अंतर है, तो ध्यान रखना कार्बन ग्रेफाइट का स्थायित्व जो होता है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों स्थायित्व समान नहीं है। तो कार्बन के ऐसे दो रूप जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान नहीं होते, भिन्न होते हैं। मतलब कि दोनों का स्थायित्व समान नहीं है, अलग अलग है। और भी कई चीजें जैसे कि इन दोनों के गलनांक क्वथनांक अलग। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखना इन दोनों का स्थायित्व अलग अलग है। और जब भी किसी तत्व के ऐसे दो रूप जिसका स्थायित्व अलग हो, रासायनिक क्रिया अलग अलग हो, मतलब कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? चलो तो अब लिखो डायमंड। ये समझ में आया? सबसे पहला लिखो डायमंड। डायमंड लिखो फटाफट। अब डायमंड की संरचना कैसी होती है चलो बनाएंगे। डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से ससंयोजक बंध के द्वारा बंधित होता है। डायमंड के अंदर एक कार्बन, डायमंड के अंदर एक कार्बन, ये जो मैंने डॉट दिखा रखा है, ये डॉट ये किसको दिखा रहा है? ये कार्बन को दिखा रहा है बेटा, ठीक है। इसका मतलब है कार्बन। तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये आगे वाला कार्बन भी
1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन भी 1 2 3 और 4 से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन भी 1 2 3 और 4। इस तरह से प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई बात। हर एक कार्बन परमाणु, जैसे मान लो ये कार्बन परमाणु, अब ये भी आगे 4 से, ये 1 से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा एक और आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, फिर ये वाले भी तीनों जो है वो आगे ऐसे 4 से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यहां पे मकड़ी का जाला बन गया है। कौन सा जाला बन गया है? मकड़ी का जाला। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे मकड़ी का जाला बन गया है। इसीलिए इस प्रकार के ठोसों को हम जालक ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक ठोस, या इसको हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेटवर्क ठोस, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक कार्बन परमाणु 4 से जुड़ा है, फिर वो 4 अगले 4 से जुड़े, फिर अगले 4 और अगले 4 से, ऐसे पूरा एक जाला बन जाएगा, मकड़ी का जाला बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, अतः यहां 3 विमा में 3D में नेटवर्क, या इसको बोलते हैं जाल का निर्माण होता है। इसीलिए इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? नेटवर्क सॉलिड का मतलब समझ में आ गया? अरे नेटवर्क सॉलिड का मतलब समझ में आ गया। एक कार्बन 4 से जुड़ा है, फिर वो 4 अगले 4 से जुड़े, फिर 4 अगले, ऐसे पूरा नेटवर्क जाला बन जाएगा, जाल बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, एक कार्बन परमाणु का संकर्ण कितना है? चलो किसी भी एक कार्बन का संकर्ण देख लेते हैं। चलो, कार्बन परमाणु का यहां पे संकर्ण क्या होगा? क्योंकि एक कार्बन परमाणु 1 2 3 4 सिग्मा बंध बना रहा है, मतलब कि संकर्ण हो जाएगा sp3। यहां पर संकर्ण क्या होता है? sp3। तो अगला पॉइंट लिखेंगे। चलो एक बार नोट कर लो, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आप स्पीड से बढ़ा रहे हो। यहां पे संकर्ण होता है sp3, फटाफट नोट कर लो। यहां पे संकर्ण क्या होता है? sp3। तो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। चौथा पॉइंट एक और लिखो, एक और लिखो। अच्छा, डायमंड जो है ना वो इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। पता है ये बात आपको? डायमंड इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसीलिए डायमंड का उपयोग तेज धार वाले औजार बनाने में किया जाता है। डायमंड सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, अतः इसका उपयोग तीव्र धार या तेज धार वाले औजार बनाने में किया जाता है। फटाफट नोट कर लो, नहीं तो फिर बोलोगे सर स्पीड ज्यादा है। नोट करो, ये हो गया भैया।
डायमंड की कहानी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करें। अगला लिखो बेटा, डायमंड हो गया। अब डायमंड के बाद अगला लिखेंगे हम ग्रेफाइट। चलो, डायमंड के बाद अगला हम लिखेंगे ग्रेफाइट। कौन सा नंबर था? फर्स्ट, डायमंड। अब लिखो ग्रेफाइट। लिखो ग्रेफाइट। हाँ सर, ये समझ नहीं आ रहा है, कौन है ये? नाम बोल देता हूं, चंदन। इस बार लड़का है कोई। ठीक है चंदन, बताओ, तुम्हारी खुशबू से ये जहान आबाद हो गई है। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है? हीरे की बॉन्ड लेंथ 153 पिकोमीटर है, लेकिन नहीं याद रखनी। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई? लंदन घूमेगा ये? हाँ भाई लंदन घूमेगा। अब बताओ यार, जल्दी बताओ, अब क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे? सर एक बात बताओ, ये जे समझ में नहीं आ रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है। जे क्या होता है ये बताओ तुम मुझे, है? सर जे समझ में नहीं आ रहा है। जे समझ में नहीं आ रहा है। जे नहीं समझ, ये जे क्या है भाई? जे कौन है यहां पर? सर जे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। अरे अब बता दो यार, तुम यार खोटी कर रहे हो, मतलब टाइम बिगाड़ रहे हो तुम भैया चंदन। यार तुम रहने दो, छोड़ो। इतना टाइम लगा करके पूछोगे तो मैं कब बताऊंगा यार, छोड़ो, तुम रहने दो। लिखो ग्रेफाइट, लिखो ग्रेफाइट। सभी बच्चों का फिर समय बर्बाद होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा? ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन परमाणु, फिर ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ, फिर ये कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ, फिर ये कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ, फिर ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। यहां पे आते हैं, ये कार्बन 1 2, ठीक है, ये कार्बन 1 2 और नीचे 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बनाते जाओ। तो प्रत्येक कार्बन यहां पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। मतलब कि प्रत्येक कार्बन यहां पे किससे जुड़ा हुआ है बेटा? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और क्या बनाएगा? एक समतली संरचना बनाएगा। क्या बनाएगा? समतली संरचना बनाएगा। ये एक परत बन गई बेटा, ये प्रथम परत बन गई। यहां पे प्रथम परत। ऐसी की ऐसी एक और परत नीचे होती है। ऐसी की ऐसी एक और परत नीचे होती है। ये देखो परत बन गई, एक और परत। ऐसी की ऐसी एक और परत नीचे होती है, इस तरीके से। अरे समझ में आया? ऐसी की ऐसी एक और परत नीचे होती है। इसको मैं सही कर लेता हूं। इस तरह से भैया दोनों परत, ये दूसरी परत। तो होगा क्या? अब सुनिए, अब सुनिए होगा क्या। एक परत, ये एक परत, उसके नीचे दूसरी परत, उसके नीचे तीसरी परत, इसी तरह की चौथी परत, उसी तरह की पांचवी परत, सेम का सेम परतें एक दूसरे के नीचे क्या होती है? रिपीट होती है। और इन परतों के बीच में क्या पाया जाता है? वांडर वाल
अंतः क्रिया पाई जाती है। इन परतों के बीच में जो ये बंद होता है उसको हम बोलते हैं वांडरवाल अंतः क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? वांडरवाल अंतः क्रिया। इनके बीच में जो बंद होता है उसको बोलते हैं वांडरवाल अंतः क्रिया। तो इनके बीच में ये वांडरवाल बल पाया जाता है, वांडरवाल बल पाया जाता है। इनके बीच में वांडरवाल बल पाया जाता है। वांडरवाल क्या होता है? कमजोर आकर्षण बल। वांडरवाल एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि जो भी दो लोग हैं उनके बीच में जिस भी तरह का आकर्षण होगा, जैसे मान लो मैं और इस मोबाइल के बीच में जिस भी तरह का इंटरेक्शन है, ये वांडरवाल इंटरेक्शन है। हाँ, इसको वांडरवाल, हाँ, मोबाइल और किसी इंसान के बीच में जिस भी तरह का आकर्षण बल है। अब वास्तविकता में हम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई बंध बना हुआ नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो मोबाइल से क्या है? आकर्षित है। इसी तरह से दोनों परतें एक दूसरे से क्या होंगी? आकर्षित होंगी। तो इसको हम बोलते हैं वांडरवाल बल बोलते हैं। दो परतों के बीच में वांडरवाल बल पाया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? दो परतों के बीच वांडरवाल बल पाया जाता है और इसी कारण ग्रेफाइट गुण धर्मों में क्या होता है? क्योंकि दो परतों के बीच में कमजोर वांडरवाल बल पाया जाता है, इसीलिए परतें एक दूसरे पर स्लिपरी होती हैं। आप खुद सोचो, एक परत और दूसरी परत के बीच में अगर कमजोर आकर्षण बल होगा तो ये परतें एक दूसरे पर क्या हो जाएंगी? स्लिपरी हो जाएंगी और फिसल जाएंगी। तो यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक कार्बन, देखो प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रत्येक परत में कार्बन परमाणुओं की, प्रत्येक परत में कार्बन परमाणुओं की कौन सी वलय है? षटकोणीय। देखो षटकोणीय, 6 कोने हैं। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलय होती है, षटकोणीय वलय होती है। और दो परतों के बीच में कौन सा बल होता है? दो परतों के मध्य वांडरवाल। और ये बल कैसा होता है? कमजोर, कमजोर होता है। वांडरवाल बल होता है, कमजोर वांडरवाल बल होता है। दो परतों के बीच में कमजोर वांडरवाल बल होता है। क्योंकि ये बल कमजोर है, हटा दूं, आगे बढ़ जाऊं? हाँ ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर पड़ा है ठोस अवस्था में। अबू सईद सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अब क्योंकि ये बल कमजोर होता है, क्योंकि कमजोर वांडरवाल बल के कारण बताओ, कमजोर वांडरवाल बल के कारण क्या होगा? परतें एक दूसरे में क्या हो जाएंगी? फिसल जाएंगी। कमजोर वांडरवाल बल के कारण परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं तथा ग्रेफाइट इसी कारण चिकना भी होता है। अतः इसका उपयोग, क्योंकि ये चिकना होता है, क्योंकि ये चिकना होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम कहां पर करेंगे? स्नेहक के रूप में। मशीनों में जहां पर कल पुर्जों में आप तेल डालते हो ना, तेल के स्थान पर हम स्नेहक का इस्तेमाल, ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में भी कर सकते हैं। तो इसी कारण अतः इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, ठीक है।
बता रहे विद्युत का सुचालक है या नहीं, बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। अच्छा, अगली बात, यहां पे प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बंध बना रहा है। चलो किसी भी कार्बन, जैसे इस कार्बन को पकड़ लेते हैं, इस वाले, चलो ये कार्बन परमाणु कितने बंध बना रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। एक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बना रहा है, मतलब कि 3 सिग्मा मतलब कि संकरण क्या, sp2। तो यहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बना रहा है, इसीलिए संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लिखो 5वां, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 बंध बनाता है, 3 सिग्मा बंध बनाता है, 3 सिग्मा बंध बनाता है, अतः sp2 संकरण होगा या sp2 संकरण होता है। अच्छा आगे की बात, अगर मान लो कार्बन ने 3 बंधों का इस्तेमाल कर लिया, sp2 संकरण कर लिया, तो अब बताओ चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। अतः शेष चौथा इलेक्ट्रॉन, भाई 3 से तो क्या बन गया, 3 से तो बंध बन गया, 3 से तो क्या बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन से तो बंध बन गया। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अतः शेष चौथा इलेक्ट्रॉन पूरी परत में पाई बंध का निर्माण करेगा, पाई बंध का निर्माण करेगा, तथा यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के चालन के लिए भी उत्तरदायी होता है। क्योंकि कार्बन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने तो भैया सिग्मा, अरे भैया इतने क्यों कमेंट कर रहे हो यार, कार्बन की 4 संयोजकता में से 3 तो बैलेंस हो गई, बट कार्बन की 1 संयोजकता का क्या होगा, भजिए तलने जाएगी। और कुछ कमेंट करना बंद कर दे अब, नालायक, तमीज नहीं तुझ में है, कैसे कमेंट किया जाता है, पागल हो गया है क्या। सांड वांड ने काट, अच्छा सांड तो कैसे काटेगा, कुत्ता उत्ता काट जाता है तो बोलते, सांड थोड़ी ना काटता है, पागल हो गया, कमेंट पे कमेंट कर रहा है, बंद कर दे अब, है बंद कर, कमेंट करना बंद कर, ब्लॉक करवा दूंगा। तुम लायक ही नहीं हो कि तुमको इस तरह से पढ़ाया जाए। भाई कार्बन के पास, अब सुनना गधे, अब सुन ले, तू जो भी है बार बार कमेंट कर रहा है, गधों की तरह कमेंट करना बंद कर और समझदारी से समझने की कोशिश कर। इधर देख भाई, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 3 का इस्तेमाल उसने किस में कर दिया, सिग्मा बंध बनाने में। तो अब जो नालायक चौथा बचेगा, तेरी तरह जो नालायक चौथा बचेगा, वो क्या करेगा, इधर उधर घूमने का काम करेगा, चल छैया छैया। तो भैया वही हो रहा है, जो चौथा बच गया वो तेरी तरह जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उसके, तो वो क्या करेगा, घूमने फिरने का काम करेगा, छैया छैया। तो यहाँ पे यही चौथा इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो पाई बंध का निर्माण करेगा, पूरी वलय में घूमता रहेगा, विद्युत धारा का चालन करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि यह विस्थानीकृत होता रहेगा। अर्थात यह चौथा इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होता रहेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? इस तरीके से तो ये विस्थानीकृत होता रहेगा। भैया पाई बंध बनेगा ना, और आपने रेजोनेंस के अंदर पढ़ा है, अनुनाद में पढ़ा है, अरे आपने अनुनाद में पढ़ा होगा ना, अरे भाई साहब आपने अनुनाद में पढ़ा है ना। अनुनाद में क्या पढ़ा है, जब भी संयुग्मन होगा तो इसका क्या होगा, विस्थानीकरण होगा, ये विस्थानीकृत होते रहेंगे, और इसी विस्थानीकरण के कारण इलेक्ट्रॉन जो होगा चौथा वाला वो पूरी परत में घूमता रहेगा, और पूरी परत में घूमता रहेगा तो विद्युत धारा के चालन के लिए उत्तरदायी होगा। समझ में आया? है नालायक? ओए नालायक कहाँ गायब हो गया? गायब हो गया, पिक्चर से ही गायब हो गया, पहली फुर्सत में निकल गया ये तो भैया। चलो आगे की बात करते हैं।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे की बात करें, विद्युत धारा का चालन भी करवा दिया, मृदु चिकना भी हो गया। अब लिखेंगे फुल ऋण। अब लिखेंगे फुल ऋण। सर जी क्लास पीछे चल रही थी इसलिए प्लीज, ओके ओके, माफ कर दिया माफ कर दिया माफ कर दिया अमन बोल रहे हैं सर जी क्लास पीछे चल रही थी प्लीज माफ कर दो। माफ कर दिया माफ कर दिया, अरे यार माफ कर दिया। ठीक है, चलो अगला, आज का लास्ट और ग्रुप 14 की थ्योरी का लास्ट, फुलरीन लिखो, लास्ट लिखो भैया। अब तो आगे कर दूं, लिखो फुलरीन हो गया भैया। ग्रुप 14 भी कंप्लीट हो गया, ये लो, आप बातें करने में जिंदगी निकाल लोगे, हमारा तो भैया ग्रुप 14 भी हो गया। और अब बचे हैं 4 ग्रुप, 15, 16, 17, 18। एक दिन में 15, एक दिन में 16, एक दिन में 17, एक दिन में 18, मतलब कि अगले 4 दिन में पी ब्लॉक भी तबाह, खत्म। चलो लिखो फुल रिन लिखो। अब देखो फुल रिन को कैसे बनाया जाता है। फुल रिन को, ग्रेफाइट को जब उच्च ताप पर अक्रिय गैस, ग्रेफाइट को जब उच्च ताप पर अक्रिय गैस हीलियम या आर्गन की उपस्थिति में विद्युत धारा में रखा जाएगा तो ये क्या बनाएगा, फुलरिन बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, फुलरिन। ये नोट करो। देखो ये एक और नालायक है, एक और अबू सईद, तुम्हें अब कमेंट करना चल रही है। फुलरिन का मुख्य रूप C60 होता है। मुझे तो नहीं पता C60 होता है, मैं तो नहीं लिखवा रहा, जा C60 होता है। ठीक है, लिखो। अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 लिखो। फुलरिन की जो संरचना होती है बेटा, देखो फुलरिन जो होता है, ये फुलरिन मुख्य रूप से C60, चल लिख ही लेता हूं मैं, तेरी बात मान लेता हूं। चल, फुलरिन मुख्य रूप से C60 के रूप में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि फुलरिन C60 के रूप में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं C60 होता है। फुलरिन के और भी कई रूप होते हैं। फुलरिन C70 होता है और इससे भी कई, C120 होता है, आदि आदि। ठीक है, ऐसे और भी कई रूप होते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हम जो पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सा है, C60। और इस C60 की संरचना पिंजरा नुमा होती है। कैसी होती है, पिंजरा नुमा, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी संरचना होती है, पिंजरानुमा संरचना होती है। C60 की संरचना पिंजरानुमा होती है तथा यह फुटबॉल के समान होता है। यह पिंजरानुमा फुटबॉल की आकृति में पाया जाता है। पिंजरानुमा और फुटबॉल की आकृति में पाया जाता है, इसीलिए इसको बकमिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं। बकमिस्टर साइंटिस्ट हैं, अतः यह बकी बोल, क्या बोलते हैं इसको, बकी बोल या बकमिस्टर है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तो बक 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 कर रहा था ना, तो वैसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट भी हैं बकमिस्टर फुलरिन। ठीक है, अच्छा अब इसकी संरचना की थोड़ी बात कर लेते हैं। संरचना, अगर इसकी संरचना की बात करें बेटा तो अब संरचना लिखो। संरचना कुछ ऐसी है कि इसमें 20 वलय, इसमें 20 वलय तो 6 सदस्य वाली होती है। 20 वलय 6 सदस्यों वाली तथा 12 वलय 5 सदस्यों वाली होंगी। मतलब कि 12 वलय जो होती हैं वो तो पेंटागन होती हैं, पेंटागन
होता है ना हेक्सागन, हेक्सागन मतलब कि षटकोणीय, षटकोणीय। तो 20 वलय तो षटकोणीय होती हैं, 20 वलय तो षटकोणीय होती हैं, और 12 वलय, 12 बोल रहा हूं मैं, 12 वलय पंचकोणीय, पेंटागन होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब कैसे होता है आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए कैसे होता है, देखो सर बकी बोल के आगे क्या लिखा है, बकी बोल के आगे लिखा है बक मिस्टर फुलरिन, बकी बोल के आगे लिखा है बक मिस्टर फुलरिन, बकी बोल के आगे लिखा बक मिस्टर फुलरिन। चलो फटाफट जल्दी से लिखो, और जल्दी लिखो यार, अरे यार जल्दी लिखो भैया, तुम ऐसे सोते रहोगे तो। बक मिस्टर के आगे क्या लिखा है, बक मिस्टर, बक, जैसे तुम बक बक करते रहते हो ना, बक मिस्टर, बक मिस्टर फुलरिन। 20 वलय 6 सदस्य वाली और 12 वलय 5 सदस्य वाली। अब इसकी संरचना कैसे है, चलो मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे बनाते जाओ, बन जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ग्रेफाइट में आपने क्या किया था, पोटी कर दी थी ना, रायता फैला दिया था, सर ग्रेफाइट के अंदर गिच पिच हो गया। अब जो मैं आपको बोलूं आप वैसे करते जाओ। पहले 5 सदस्यों की वलय बनाओ, पेंटागन, ये है पेंटागन, ये वॉशिंगटन वाला पेंटागन नहीं है, ठीक है, पेंटागन बनाओ, पेंटागन पंचकोणीय, ठीक है। अब इस पंचकोणीय पर अब देखो क्या होता है, पंचकोणीय पर ये आ जाएगा षटकोणीय, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा षटकोणीय। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा षटकोणीय। फिर इसी तरह से यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा षटकोणीय। फिर यहां पे षटकोणीय बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। और यहां पे आ जाएगा षटकोणीय, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये पेंटागन, ये हेक्सागन, ये 6 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन। तो आप देख सो पेंटागन के बाहर 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। अब फिर क्या होगा, फिर इसके बाहर यहां पर फिर से पेंटागन आएगा, ये फिर से पेंटागन आएगा, इस तरह से फिर से पेंटागन आएगा, फिर यहां उसके नजदीक हेक्सागन, ऐसे चलता रहेगा। तो पेंटागन के बाहर हेक्सागन, फिर उस हेक्सागन के बाहर पेंटागन, और हर पेंटागन के चारों तरफ हेक्सागन वलय आएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो फुटबॉल बन जाएगा। तो पहले अंदर होगी पेंटागन, पेंटागन के बाहर हर भुजा पर, इस भुजा पर हेक्सागन, इस भुजा पर हेक्सागन, इस भुजा पर हेक्सागन, इस भुजा पर हेक्सागन, यहां हेक्सागन। फिर जब हेक्सागन बन जाएंगे तो हेक्सागन के बाद में क्या है, पेंटागन। अब फिर से 5 कार्बन की आएगी, फिर ये 5 कार्बन की, फिर ये 6 कार्बन की, यहां भी 6 कार्बन की, फिर इधर भी 6 कार्बन की। समझ रहे हो मेरी बात, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, फिर यहां भी 6 कार्बन। कहने का मतलब यह है कि एक 5 कार्बन के चारों तरफ होगी 6 कार्बन, 5 कार्बन के चारों तरफ होगी 6 कार्बन, और 6 कार्बन के बीच में होगी 5 कार्बन। फुटबॉल की तरह। कैसी बेटा, फुटबॉल जैसा। और ध्यान से देखिए तो यहां पर हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। देखो यहां पर ये एक कार्बन 1 2 3 3 से जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3 3 से जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3 3 से जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3 3 से जुड़ा है। हर एक कार्बन 3 से जुड़ा है, हर एक कार्बन 3 से जुड़ा है। क्योंकि हर एक कार्बन 3 से जुड़ा है, इसलिए यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब कि कार्बन जो है वो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब कि sp2 संकरण कर रहा है। क्या कर रहा है यहां पे, sp2 संकरण कर रहा है। समझ में आ गया। और क्योंकि यहां पे कार्बन sp2 संकरण कर रहा है, इसीलिए चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा, कौन सा पॉइंट था, चौथा, इसीलिए चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी विस्थानीकृत हो जाएगा।
चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भी विस्थानीकृत होगा एवं पाई बंध का निर्माण करेगा। नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल कितने कोने होते हैं ये भी बताया तो। फुल रिंग में टोटल कुल 60 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 60 कोने होते हैं। ये हो गया फुल रिंग कंप्लीट। फुल रिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस बाकी सब तो यहां पर ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां पर विस्थानीकृत होता है इसलिए इसकी प्रकृति एरोमेटिक होती बेटा। एरोमेटिक प्रकृति का होता है फुल रिंग, क्योंकि आपको पता है कि एरोमेटिक यौगिकों के अंदर पाई बंध विस्थानीकृत होता है, तो मतलब यहां पर वो एरोमेटिक वाली जो सिचुएशन है वो यहां पर उत्पन्न होगी। और एरोमेटिक क्या होता है ये डिटेल में अगर आपको सर ने पढ़ा दिया है तो ठीक है, और अगर सर ने नहीं पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोकार्बन में जब जीओसी आया, हाइड्रोकार्बन में जब एरोमेटिक आएगा कंपाउंड तब बता दूंगा, ठीक है जी। एरोमेटिक पढ़ा दिया क्या आपको? एक लास्ट पॉइंट लिख लो आज का, बस हो गया। एक लास्ट पॉइंट आज का लिख लो, और लास्ट पॉइंट ये है कि यदि मैं वुड मतलब कि लकड़ी, लड़की नहीं नालायक, लकड़ी, वुड या कोल को अगर मैं गर्म करूंगा बेटा, ये भी लिख लेना है ना, तो इससे मुझे मिलता है चारकोल। कोयले की बात ही होता है चारकोल, ठीक है। चारकोल या कोक मिलता है, ठीक है, कोयला, ठीक है। बस ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 14 कंप्लीट। आपको बस एक काम करना है यहां पे, और वो ये है कि कार्बन के जो उपयोग हैं वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं, इसकी रीडिंग आपको लगानी है। उपयोग आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी से। बस 4-5 लाइन है इसमें, कुछ ये आपको पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपको पढ़ना है, कार्बन के उपयोग आपको पढ़ने हैं। क्लियर? चलो, ये हो गई यहां तक की बात। होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है। अब आप बताओ भैया आपकी क्या समस्या है। एक बच्चा बोल रहा है सर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। चलो मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखो इधर सुनो, हो गया ना। अब इधर देखो आपको एक नाम सुनने में आया होगा या किसी टीचर के मुंह से आपने सुना होगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सुना है क्या आपने? ये सुना है ना आपने? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुना है ना? आपको बोला होगा पीओसी एक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ऐसा सुना है ना आपने? सुना है ना? तो देखो मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं जैसे कि फर्स्ट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है कौन नहीं देता, सारे परीक्षण आ जाएंगे इसमें, जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा, टोलेन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ये किस किस को ऑक्सीकृत करेंगे किसको नहीं करेंगे, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई अलग से चैप्टर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्या बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई अलग से चैप्टर नहीं है। चैप्टर के अंदर ही जो थ्योरी दे रखी है उसी को निकाल के, उसका मसाला निकाल करके एक अलग नाम दे दिया गया, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ठीक वैसा ही हिसाब किताब है जैसे कि आप आईयूपीएसी का रोना रो रहे हो कि सर आईयूपीएसी चैप्टर। ध्यान रखना, आईयूपीएसी नाम का कोई चैप्टर अलग से एनसीईआरटी में नहीं है। आईयूपीएसी हाइड्रोकार्बन चैप्टर का
हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन में जो नोमेनक्लेचर है उसको अलग से निकाल करके आईयूपीएसी में डाल दिया। हेलो एल्केन के जो आईयूपीएसी नामकरण है वो एनसीईआरटी में हेलो एल्केन के अंदर है, लेकिन आपको यहां से निकाल करके यहां पढ़ा दिया। अल्कोहल में जो आईयूपीएसी नामकरण है आप एनसीईआरटी निकालो, उसको खोलो, वहां पे देखो अल्कोहल के पहले और दूसरे पेज में ही आपको आईयूपीएसी नामकरण की प्रैक्टिस दे रखी है। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, यहां से अल्कोहल के जो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में थे उसको यहां से निकाल करके इसमें डाल दिया, तो चैप्टर आईयूपीएसी हो गया। फिर आगे आ जाओ, एल्डिहाइड कीटोन, क्या किया यहाँ पे, एल्डिहाइड कीटोन के जितने भी एग्जाम्पल थे उसको उठा करके यहां डाल दिए, तो चैप्टर हो गया आईयूपीएसी। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, अलग से पढ़ाया जाता है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, अलग से पढ़ाना गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग से पढ़ाना गलत है, अलग से पढ़ाना गलत नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, इससे ज्यादा टॉपिक क्लियर होता है, टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है, पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं बेटा ये बोल रहा हूं कि ये चैप्टर अलग नहीं है, इन्हीं में से एग्जाम्पल निकाल निकाल करके आईयूपीएसी बन गया। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बिलेमिन परीक्षण हो गया, टोलेन अभिकर्मक हो गया, फिर आपको एक बताया था मैंने हिंसबर्ग परीक्षण, बताया था हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का विभेद करता है, तो ये उठा करके इसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया। फिर चौथा न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 किसका टेस्ट देता है, तो ये फिनोल का टेस्ट देता है, अल्कोहल का नहीं देता, इसको उठा करके इसमें डाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपको इसको अलग से पढ़ना है तो आप यही बोल दो कि यार इन सब चीजों का हम रिवीजन कब करेंगे, टेंशन मत लो, मैं लास्ट में जब सिलेबस हो जाएगा, तो सिलेबस जैसे ही हो जाएगा तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से हम जितने भी ये रिएक्शन पढ़ी हैं इनको निकाल निकाल करके इस चैप्टर का नाम बना करके इसमें डाल देंगे, टेंशन मत लो। फिर एक अगला होता है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ी आपने, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है, तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले समूह वो होते हैं जिनके पास CH3CO होता है या जिनके पास CH3CHOH होता है। जिन जिन यौगिकों के पास CH3CO या CH3CHOH होता है ये आयोडोफॉर्म देते हैं। करना क्या है यार, कुछ नहीं है, इन सबको उठा उठा करके यहां डाल दो। मतलब ये है कि ये सब आपने पढ़ लिया है, ये सब आपने पढ़ लिया है। बस अब तो क्या होगा कि अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो यहां पर कोई नई बात नहीं आएगी, यहां पर हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, इसी वाली रिएक्शन को इसमें फिर से पढ़ेंगे, इसी वाली रिएक्शन को इसमें फिर से पढ़ेंगे, इसको फिर। अच्छा और क्या, नंबर 3 बताओ, लुकास अभिकर्मक। चलो लुकास अभिकर्मक कैसे परीक्षण देता है, तो लुकास अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल के साथ सबसे धीमी गति से अभिक्रिया करता है, 30 मिनट बाद सफेद अवक्षेप आता है, 2 डिग्री के साथ में 5 से 10 मिनट बाद आता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ सबसे तेज गति से अभिक्रिया करता है। लुकास अभिकर्मक इसमें आ जाएगा, अलग से नहीं है बेटा, ये बस आपको जबरदस्ती आपके दिमाग में भरा गया। लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, आपको अगर अलग से पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपको पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस को पूरा करेंगे, हमारे पास जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं आपको पीओसी के अंदर ये सारे पार्ट रिवाइज करा दूंगा, ये अलग से नहीं है, आप इस बात को समझो, ठीक है। ठीक है सर, आप अपने लेक्चर दे दीजिए, सारे चैप्टर, लेक्चर देने की कहाँ जरूरत है, जो चैप्टर्स बच गए हैं उनको मैं पढ़ाई दूंगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ जीओसी भी देख लेंगे, एक बार जो पार्ट बच गया बेटा उसको पहले हम कंप्लीट कर ले,
कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधि जो कि हमारे सिलेबस से हट चुकी है। आपका नीट का जो मॉडिफाइड सिलेबस है आप उसको देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो पार्ट सिलेबस में होगा मैं डेफिनेटली उसको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, होमवर्क वाली स्लाइड मैं आपको बता चुका हूं, होमवर्क मैंने आपको स्लाइड में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, स्लाइड में भी आपको मिल जाएगा। और मैंने आई थिंक पेज नंबर भी लिखा था आपको मॉड्यूल के अंदर, पेज नंबर 217 पे, पेज नंबर 217 पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, ये सारे। लेकिन आपको वही करने हैं जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिए हैं, क्योंकि आपको ये बात बोल चुका हूं कि पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो सिलेबस से हट चुका है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सिलेबस का है या नहीं है। तो आप ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन सिलेबस के हैं उनको मैंने यहां पे रखा है स्लाइड में, आप उनको अटेंड कर लेना। ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15। तो एक दिन में ग्रुप 15, एक दिन में ग्रुप 16, एक दिन में 17 और एक दिन में 18, 4 दिन में अगले 4 ग्रुप हो जाएंगे, पी ब्लॉक कंप्लीट। फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर हम 11th पे आएंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म देखो मैं फिर बता रहा हूं, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी दोनों अलग चैप्टर नहीं है। मैं एक दो चीजें और क्लियर कर देता हूं, अभी तक शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई है, मैं एक बार फिर उसी बात को रिपीट कर देता हूं। देखो मैं एक चीज को अगर 50 बार भी बोलूंगा बेटा उसका मीनिंग बदल नहीं जाएगा। ठीक है, मैं फिर से उस चीज को समझाता हूं। देखो आपको सर ने आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म ये दोनों साथ में पढ़ा है, आपको सर ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये बताओ मुझे, आप पढ़ा है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म जो है वो इन्हीं चैप्टर के अंदर अवेलेबल हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डालूंगा तो इन चैप्टर से क्वेश्चन डालूंगा, और जब इन क्वेश्चन से चैप्टर आएंगे तो आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को अलग चैप्टर लेकर के हमको टेस्ट सीरीज में नहीं डालना है। हम टेस्ट सीरीज में केवल प्रॉपर जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को पूछेंगे, और जब मैं इनको पूछूंगा टेस्ट सीरीज के अंदर तो ये आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी यहां से अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म दोनों इन चैप्टर के अंदर अवेलेबल है। मेरी बात समझो, आप मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आइसोमेरिज्म कोई अलग से चैप्टर है नहीं, वो तो अलग से चैप्टर बनाया गया है। तो अगर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आप देखना चाहोगे तो आपको वो टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, इनके अंदर ही है आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो अब कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो अब चलते हैं। आपकी अगली क्लास भी मेरे ख्याल से आई थिंक कितनी बजे की क्लास, 8 बजे की है। तो 8 बजे की ना सर आपकी क्लास, 7:45, 5 मिनट बाद आपकी क्लास है यार। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क दे दिया है, आगे की बातें हम कल करेंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।